लाश लड़की और गुफ के गुनाहगार 11वीं और आखिरी किस्त। चेले ने बताया कि वो सोए हुए थे। शफात के पास एक हिंदू औरत आई हुई थी। शोर सा उठा जिससे इस चेले और दो और चेलों की जाग खुल गई। देखा शफात के बिस्तर के करीब लालटेन जा रही थी। शफात बिस्तर पर नहीं था। बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी और हाय हाय भी सुनाई दी। चेले बाहर को दौड़े। शफात अपने सीने पर हाथ रखे हुए गुफ के अंदर आ रहा था। वो कुछ आगे को झुका हुआ था। बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। चांदनी इतनी साफ नहीं थी कि अच्छी तरह नजर आता। चेलों ने यकीन से कहा कि एक आदमी दौड़ा जा रहा था। एक चेले ने कहा शायद 2 आदमी थे। गुफ में आकर देखा शफात ऊंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ा था और खून ही खून था। उसे सीधा किया तो उसके सीने में खंजर दस्ते तक उतरा हुआ था। उस वक्त वो जिंदा था। उससे पूछा कि उसे कौन मार गया है। उसने हाथ से कुछ इशारा किया जो किसी के पल्ले ना पड़ा। फौरन बाद उसने आखिरी सांस लिया और मर गया। चेलों ने बताया कि खंजर मकतूल का अपना था। उसे जब जीन भूत नज़र आते थे तो यही खंजर हवा में मारता था। मुझे चूंकि मालूम था कि ये जो साधु बने हुए हैं सब जुराइम पेशा हैं, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि इन सब को मुश्तबों में रखूँगा। मेरा ये ख्याल कि शफात ने ख़ुदकुशी की है इस तरह रद्द हो जाता था कि चेलों ने 1 या 2 आदमियों को भागते देखा था। वो बताते थे कि एक हिंदू औरत भी वहाँ मौजूद थी। चेलों को मालूम नहीं था कि वो किस वक्त चली गई थी। ये इम्कान भी था कि इस औरत के भाई या उसके खामन किसी आदमी को साथ लेकर आ गया, अपनी औरत को ले गए और शफात को कत्ल कर गए। उस इलाके की ज़मीन खुरों के लिए मौजूद थी। मेरे साथ जो कांस्टेबल जा रहे थे, इनमें से एक को मैंने कहा कि वो खोजी को जगा लाए। देहाती इलाके की वारदातों की तफ्तीश में खोजी बहुत मदद किया करते थे। इसी कांस्टेबल से कहा कि वो नंबरदार शंकर को गुफ की तरफ भेज दे। गुफ में जाकर देखा शफात पीठ के बल पड़ा था। उसके एक हाथ अभी तक खंजर के दस्ते को पकड़ रखा था। खंजर दस्ते तक उसकी जगह उतरा हुआ था जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती थीं और मैदा शुरू होता है। मैंने उसके जिस्म को देखा। खंजर का एक ज़ख्म पेट के नाफ के दाईं तरफ था, दूसरा बाईं तरफ सीने में और तीसरे वार में कातिल खंजर मकतूल के पेट में छोड़ गया था। 3 ज़ख्म बताते थे कि शफात ने खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी की सूरत में खंजर उसके पेट या सीने में उतरा हुआ होता। 3 ज़ख्म ना होते। ये वारदात कत्ल ही की थी। मैंने चेलों से पूछा कि वो फ़ौजी नाइक ज़ुबैर अहमद दिन को यहाँ आया था। उन्होंने बताया कि नहीं आया था। शंकर नंबरदार को कांस्टेबल ने बता दिया था कि साधु कत्ल हो गया है। शंकर ने अकल से काम लिया कि वो चारपाई और 4-5 आदमियों को साथ ले आया। उसने ये भी बताया कि एएसआई ज़ुबैर को थाने ले गया है। मैंने वो कार्रवाई मुकम्मल की जो इस किस्म की वारदातों में की जाती है। शंकर से कहा कि वो लाश चारपाई पर रखवाए और उसके 4 आदमी लाश अस्पताल में ले जाएं। लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। पोस्टमार्टम कस्बे के सरकारी अस्पताल में होना था। खोजी अभी नहीं आया था। मैंने चेलों के बयान शुरू कर दिए। मैं हर एक को अलग बिठाकर बयान ले रहा था। उन पर जिरा भी की। मैं इस शक पर पूछ गुछ कर रहा था कि ये तीनों चेले दरअसल जुराइम पेशा हैं, इसलिए ये मुमकिन है कि उनकी आपस में किसी वजह से दुश्मनी पैदा हो गई हो और उन्होंने मिलकर शफात को कत्ल कर दिया हो। मैंने सबसे पहले उस चेले को अलग करके अपने पास गुफ से बाहर ज़मीन पर बिठा लिया जो थाने रिपोर्ट देने आया था। 2-4 रोज़ पहले भी ये शख्स मेरे पास आया था। मैंने उस पर ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि मैं शफात की और उसकी असलियत से वाकिफ़ हूँ। अब भी मेरे आगे वो साधु बना हुआ था। तुम्हारा असल नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने अपना कोई हिंदवाना नाम बताया। मैं असल नाम पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जिस तरह तुम्हारे गुरु महाराज का नाम शफात अली था, इसी तरह तुम्हारा असल नाम कुछ और है। मैं जानता हूँ तुम कौन लोग हो। तुम जब पहली बार मेरे पास थाने में आए थे, मुझे उस वक्त भी तुम्हारी असलियत का इल्म था। मेरे इस एहसान को ना भूलो कि मैंने तुम लोगों पर पर्दा डाल रखा है। मेरे साथ दोस्तों की तरह बात करो। उसने अपना नाम बताया जो मुझे याद नहीं रहा। वो मुसलमान था। मैंने उसे कहा कि शफात के कत्ल का वाक़या बिल्कुल सही सही सुना दो। उसने एक तो शफात की वही जहनी कैफियत सुनाई जो वो मुझे पहले भी सुना चुका था। फिर उसने सुनाया कि शफात किस तरह कत्ल हुआ है। ये भी आपको सुना चुका हूँ। शफात को अब वो उस्ताद कहता था। रात को हम शोर से जागे तो उस्ताद शफात गुफ में बाहर से आ रहा था। उस चेले ने कहा मैं तो यही समझा था कि उस्ताद ने खुद ही अपने सीने में खंजर मार लिया है, लेकिन 1 या 2 आदमियों को भागते देखा तो मुझे ख्याल आया कि उस्ताद को कोई मार गया है। उस्ताद के पास एक हिंदू औरत आती थी। मैं उसे आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि वो जवानी में बेवा हो गई है। आपको मालूम है कि हिंदू औरत 9 उम्री में बेवा हो जाए तो भी उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि जवानी में बेवा हो जाने वाली हिंदू औरतें अपनी तस्कीन के लिए क्या क्या करती हैं। उन्हें मंदिर में, आश्रम में
और हम जैसे साधुओं के पास जाने से कोई नहीं रोकता। आप जानते होंगे कि अगर पंडित वगैरह उन्हें किस रास्ते पर चला लेते हैं। यह औरत 1 महीने से उस्ताद के पास शक्ति और शांति, अमन और सुकून के लिए आ रही थी। अच्छी खूबसूरत औरत है, उम्र 25-26 साल है। पहले वो सच्चे दिल से रूहानी सुकून के लिए आती थी। उस्ताद ने उस पर अपना असर डाल लिया। पहले दिन को कभी कभी आती थी। उस्ताद ने उसे एक रोज़ कहा कि रात को आए, वो आ गई। उस्ताद ने उसे जिस्मानी सुकून दे दिया। आज रात वो दूसरी बार आई थी। साफ जाहिर है कि रात को वो घर वालों से चोरी आती होगी। इसका मतलब ये था कि दिन के वक्त वो गोरिया स्वामी महाराज के पास आती और रात को उसका गुरु शफात बन जाता था। वो शफात के जाल में आ गई थी। उसे किसी न किसी के जाल में आना ही था। हिंदू खामद के मर जाने की सज़ा उसकी बेवा को देते हैं। बेवा जो अभी जवानी के अरूज को भी ना पहुंची हो, वह इंतकामी जज्बे के तहत तस्कीन का दरपर्दा इंतज़ाम कर लेती है। मेरे पूछने पर उस चेले ने बताया कि उसे मालूम नहीं कि वो कौन से गांव से आती है। वो कहता था कि एक तो नंबरदार शंकर का गांव है और इससे सवा मील दूर एक और छोटा सा गांव है। ये औरत उन दोनों में से किसी एक गांव की रहने वाली थी। उस शख्स को मैंने बड़ी अच्छी तरह कंगाल लिया। उस पर मुझे कोई शक न हुआ। बाकी 2 चेलों के बयान भी लिए। उन्होंने भी वही कुछ कहा जो मैं एक से सुन चुका था। ये उस औरत को पहचानते थे। ये नहीं जानते थे कि वो कौन से गांव से आती थी। मालूम होता था कि उन दोनों को शफात ने नौकर बनाकर रखा हुआ था। पहला चेला शफात का दस्ते रास्त था। मैंने शंकर नंबरदार से पूछा कि उसके गांव में कोई जवान हिंदू बेवा है, उम्र 25-26 साल होनी चाहिए। उसने बताया कि 2 हैं, लेकिन दोनों की उम्रें 30 साल से खासी ज़्यादा हैं। मैंने कहा कि वो बेवा खूबसूरत है, रंग गोरा है। शंकर ने बताया कि उन दोनों को खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। फिर एक काम करो, मैंने शंकर से कहा, किसी सियाने आदमी को पशमाली दूसरा गांव भेजो, वहाँ वो किसी और काम के बहाने जाए और मालूम करे कि इस गांव में कोई जवान बेवा है, वो कौन है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते, बयान लेते और दीगर कार्रवाइयाँ करते सुबह हो गई। खोजी को आए हुए 2 घंटे गुजर गए थे। सुबह तलू होते उसने खुरे ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उसके साथ ही करीबी गांव के हिंदुओं ने दावा बोल दिया। उन्हें सुबह सुबह पता चला था कि उनका साधु कत्ल हो गया है। खोजी को खुरे मिल गए थे और उसने मुझे 2 रास्ते बताकर कहा कि इधर से कोई आदमी ना गुजरे वरना खुरे मिट जाएंगे। मैंने 2 कांस्टेबलों को और शंकर नंबरदार के 2-3 आदमियों को मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया कि वे उधर से किसी को गुजरने ना दें। कोई 1 घंटा गुजरा होगा कि कस्बे के 5-6 हिंदू आ गए। उनमें वो 2 हिंदू भी थे जो एक बार मेरे पास थाने में ये शिकायत लेकर आए थे कि मैंने उनको साधु को पकड़ लिया है, और दूसरी बार मुझसे मालूम करने आए थे कि ये साधु मुसलमान तो नहीं। अब वो साधु के कत्ल की खबर सुनकर आए थे। उन्होंने मेरे साथ ऐसे अंदाज से बात की जैसे मुझसे जवाब तलबी कर रहे हों। मैंने उन्हें कहा कि वो वहाँ से दूर चले जाएं और मेरे काम में दखल न दें। वो परे तो चले गए, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरे सर पर सवार हो गए हों। मैंने उनकी तरफ ज़रा सी भी तवज्जो ना दी। 2-2.5 घंटों बाद खोजी मेरे पास आया और मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे खुरे दिखाए। एक खुरा जनाना पाँव का था। उसने स्लीपर पहन रखे थे। उस ज़माने में चमड़े के स्लीपर हुआ करते थे। ये खुरे गुफ की तरफ आ रहे थे। खोजी ने बताया कि उन खुरों की चाल आम है, औरत इत्मीनान से चलती आ रही है। गुफ से 10-12 कदम दूर ले जाकर खोजी ने यही खुरे मुझे दिखाए। कदमों के दरमियान फासला ज़्यादा था। खोजी ने कहा कि औरत दौड़ती जा रही है। वो वापसी के खुरे थे, यानी औरत चलती हुई गुफ की तरफ आई और दौड़ती हुई वापस गई। यह खुरा कुछ दूर तक गया। आगे छोटा सा खुड था जो बामुश्किल 1 फुट चौड़ा और 8-9 इंच गहरा होगा। उसके करीब स्लीपर का एक पाँव पड़ा था। मामला साफ था। दौड़ते दौड़ते इस औरत का पाँव उस खुड में आ गया और स्लीपर का एक पाँव उतर गया। वो डरी और घबराई हुई थी। वो स्लीपर पहनने के लिए ना रुकी। आगे खुरे इस तरह था कि एक नंगे पाँव का और दूसरा स्लीपर का था। थोड़ा आगे जाकर दोनों खुरे नंगे पाँव के हो गए थे। औरत ने स्लीपर उतार कर शायद हाथ में ले लिया था। ये खुरे आगे जाकर ख़त्म हो गए। ज़मीन पथरीली थी। आगे बरसाती नाला था जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी था। खुरे नदी तक ले गए। नाले के पार पिशमाली गांव था। मैं जान गया कि औरत उस गांव में गई है। खोजी मुझे एक और तरफ ले गया। वहाँ 2 मर्दाना खुरे थे जो एक और तरफ से बरसाती नाले तक चले गए थे। खोजी मुझे गुफ के ऊपर ले गया। एक घाटी उतरती थी। यही खुरे घाटी से उतर रहे थे। बात साफ थी, ये 2 आदमी थे जो घाटी से उतरकर गुफ में और शफात को कत्ल करके बरसाती नाले की तरफ भाग गए। औरत शफात के पास थी और इन 2 आदमियों को देखकर अपने गांव को भाग गई। बाज़ खुरे इतने साफ थे कि मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इनके मोल्ड तैयार कराने का इंतज़ाम करें। नंबरदार शंकर ने जिस आदमी को पशमाली गांव भेजा था वो आ गया। उसने बताया कि किश्वरी नाम की एक औरत जिसकी उम्र 25-26 साल है,
عرصہ 2 سال سے بیوہ ہے اور وہ گورے رنگ کی خوبصورت عورت ہے۔ میں نے وقت ضائع نہ کیا۔ شنکر نمبردار ایک ہندو معزز شفاعت کے چیلے اور کھوجی کو ساتھ لے کر پشمالی کی طرف چل پڑا۔ برساتی نالے سے پار گئے تو ایک جگہ کھوجی نے عورت کا کھرا دیکھ لیا۔ آگے گھنی گھاس تھی، گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا۔ آگے کھرا نہ ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ دیہات کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے تھے، مویشیوں کو بھی گھروں سے نکال دیتے تھے، یہ کھوروں کو مٹا دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ کشوری کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے گھر دکھا دیا۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ ایک بوڑھا ہندو باہر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کشوری کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس ہندو کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ شنکر نے مجھے دھیمی آواز میں کہا کہ اندر چلے چلو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کشوری کون ہے؟ اس نے ڈری ہوئی سرگوشی میں بتایا کہ کشوری اس کی بیٹی ہے۔ میں اندر چلا گیا اور کشوری کے باپ سے کہا کہ کشوری کو سامنے لائے۔ وہ کمرے میں گیا اور ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح ساتھ لایا جیسے اسے گھسیٹ رہا ہو۔ میری تسلی اور دلاسے پر لڑکی مجھ تک پہنچی۔ وہ تو نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے سلیپر مجھے دکھائے۔ وہ خوفزدگی کی حالت میں میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ صحن میں کچھ جگہ دھول والی تھی۔ میں کشوری کو بازو سے پکڑ کر وہاں لے گیا اور واپس لے آیا۔ وہ اس وقت ننگے پاؤں تھی۔ میرے کہے بغیر کھوجی وہاں گیا اور اس نے کشوری کا کھرا دیکھ کر مجھے سر کے اشارے سے بتایا کہ وہی کھرا ہے۔ دیکھو لالا جی، میں نے کشوری کے باپ سے کہا، اپنی بیٹی کے سلیپر کا ایک پاؤں میرے حوالے کر دو ورنہ میں سارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ ظاہر تھا کہ کشوری رات کو چوری چوری گھر سے نکلی اور شفاعت تک پہنچی تھی۔ اس کے باپ کے لیے بڑی اذیت ناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کشوری کی ماں بھی آ گئی تھی۔ وہ کبھی میرے آگے ہاتھ جوڑتی، کبھی کشوری کو کوسنے لگتی۔ وہاں جو منظر بن گیا تھا وہ میں پوری طرح بیان نہیں کر رہا۔ کہانی پہلے ہی بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ میرے ڈرانے دھمکانے سے کشوری نے سلیپر کا دوسرا پاؤں لا کر میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے سلیپر کا وہ پاؤں جو وہ راستے میں پھینک آئی تھی کانسٹیبل سے لے کر سب کو دکھایا۔ دونوں پاؤں اکٹھے رکھ دیے۔ دونوں پاؤں ایک جیسے تھے، یہ ایک جوڑے کے پاؤں تھے۔ میں نے کشوری کو سب سے الگ کر لیا۔ تمہیں بولنا پڑے گا کشوری، میں نے کہا، سچ بول دو گی تو میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم رات سادھوؤں کی گفت میں گئی تھی۔ کسی طرح آپ پردہ نہیں ڈال سکتے؟ اس نے پوچھا اور ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی اور قدرے شرمیلی آواز میں بولی، میں نے مان لیا ہے کہ میں وہاں گئی تھی، آپ کہیں گے تو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ میں نے اس کے آگے مومن بننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اسے اپنے حسن اور اپنی جوانی پر ناز ہے اور اپنی قیمت بھی جانتی ہے۔ میں اسے پرے لے گیا۔ نمبردار شنکر ایک چارپائی اٹھائے دوڑا آیا۔ 2 آدمی بستر اور تکیے اٹھائے آگے۔ پلک جھپکتے میں میرے لیے بستر بچھ گیا۔ تو زمین پر بیٹھ جا، نمبردار نے کشوری سے کہا۔ میری بات دھیان سے سننا کشوری۔ جب سب پرے چلے گئے تو میں نے اسے کہا، سادھو قتل ہو گیا ہے۔ تم جب تک نہیں بتاؤ گی کہ وہ کس طرح قتل ہوا ہے میں تم پر پردہ نہیں ڈال سکوں گا۔ میں وہاں گئی تھی، اس نے کہا۔ سادھو مہاراج کے چیلے سو گئے تو سادھو مہاراج نے بستر پر ہاتھ مار کر مجھے اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب ہوئی ہی تھی کہ 2 آدمی اندر آئے۔ مہاراج نے اپنے تکیے کے نیچے سے خنجر نکالا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خنجر والا بازو اتنی زور سے گھمانا شروع کر دیا جیسے وہ ان دونوں آدمیوں کو چیر ڈالیں گے۔ مہاراج نے کئی بار کہا، آج تم انسانوں کے روپ میں آئے ہو، آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دونوں آدمی پیچھے ہٹتے ہٹتے گفت سے نکل گئے۔ مہاراج تو جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے خنجر گھماتے ان کے پیچھے گئے۔ ایک آدمی کی آواز سنائی دی، ختم کر سالے کو۔ میں گفت سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ان 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار تھا؟ میں نے پوچھا۔ چاقو، چھری، خنجر، کلہاڑی؟ کلہاڑی ہوتی تو نظر آ جاتی، اس نے جواب دیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں دیکھا۔ اگر وہ دونوں آدمی تمہارے سامنے کھڑے کیے جائیں تو تم انہیں پہچان لوگی؟ میں نے لالٹین کی روشنی میں ان کے چہرے اچھی طرح دیکھے تھے۔ اس نے کہا، ایک کو میں دیکھوں تو پہچان لوں گی، دوسرے کو میں جانتی ہوں۔ جانتی ہو؟ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کا نام بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اس نے کہا، وہ زبردست غنڈہ اور بدماش ہے، ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا نام لیا ہے تو میرے سارے خاندان کا جینا حرام کر دے گا۔ میرا تو وہ دشمن ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ میری خواہش کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہندو ہے لیکن بہت بدماش ہے، شراب کے نشے میں بدمست رہتا ہے اور بکواس کرتا رہتا ہے۔ میں تو اس کے جسم کی بدبو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھ پر پردہ ڈالے رکھیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں تمہاری ہوا بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، میں اس شخص کی بدماشی 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔
तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तुम बात करो। मैंने ये बात पहले दिल में रख ली थी, उसने कहा। मैं साधु महाराज के पास थी तो ये दो आदमी गुफ्त में आए। उन्होंने इस बदमाश को पहचान लिया और उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, ये तो हमारी जान बैठी हुई है, पहले जोगी महाराज शफात का हिसाब बराबर कर लें। साधु महाराज ने उन पर खंजर से हमला कर दिया तो वो दोनों बाहर निकल गए और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया। उसका नाम गोपाल दास है और दासा कहलाता है। मैंने शंकर नंबरदार को बुलाया और उससे पूछा कि वो दासा को जानता है। उसने कहा कि उसे तो सारा इलाका जानता है। शंकर को उसका घर भी मालूम था। मैंने किश्वरी के बाप को कहा कि किश्वरी यहीं रहेगी और वो घबराए नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने शंकर नंबरदार और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और शंकर की रहनुमाई में दासा के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, मामूली सा देहाती तर्ज का मकान था। मैं दस्तक दिए बगैर अंदर चला गया। सहन में 2 औरतें थीं, एक अधेड़ उम्र और एक जवान। उनसे पूछा, दासा कहाँ है? वो चुप रहीं, वो बहुत डर गई थीं। जवान औरत ने कमरे की तरफ देखा। मैं अंदर चला गया। चारपाई पर एक आदमी बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। शंकर ने मुझे बताया कि ये है दासा। मैंने उसके सर को झंझोड़ा। उसने ऊँ करके करवट बदली। शंकर और एक कांस्टेबल उसे झिझोड़ने लगे। वो क्या मुसीबत आ गई है? उसने उठते हुए गुस्से से कहा। क्या है? उसने मेरी तरफ देखा तो उसके मुंह से ओह निकल गई। वो बड़ी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसके कपड़े देखे, बिल्कुल साफ थे। दासे दोस्त, मैंने कहा, रात वाले कपड़े दे दो। कौन से कपड़े? मैंने उसकी जूती देखी जो चारपाई के साथ पड़ी थी और खोजी की तरफ देखा। उसने दासा की जूती उठाकर उसके तलवे देखे, फिर मेरी तरफ देखकर उसने सर का हल्का सा इशारा किया। खुरा इसी जूती का था दासे। मैंने कहा था रात वाले कपड़े दे दो। तलाशी में कपड़े बरामद हुए तो मुझसे रायत की तवक्को ना रखना। तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है दासे। मेरा कसूर क्या है हजूर? उसने पूछा। मकान की तलाशी ले, मैंने कहा। एक कांस्टेबल सहन में निकल गया। रस्सी पर पजामा और कुर्ता पड़े हुए थे, धोकर डाले गए थे। कांस्टेबल ने दोनों कपड़े उतार लिए। मैंने दोनों औरतों से पूछा कि ये कपड़े किसने धोए थे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने अपना सवाल दोहराया। मेरे घर की किसी औरत के साथ बात ना करना थानेदार साहब। दासा जो मुझसे 4-5 मील दूर खड़ा था बोला, मुझसे पूछो क्या पूछते हो। मैंने उसके करीब जाकर उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो अपने घर की औरतों के सामने जा गिरा। इन सबको थाने ले चलो, मैंने कहा। दासा मिन्नत समाजत पर आ गया। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे और उसके घर की दोनों औरतों को बाहर ले गया। एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी थी। मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे। मैंने पाजामे और कुर्ते की बरामदगी के कागजात तैयार किए और गवाहों के दस्तखत कराए। उन तीनों को मैं थाने ले जाने लगा तो दोनों औरतें हाथ जोड़कर मेरे आगे आ गईं, लेकिन मैंने परवाह न की। एक कांस्टेबल के पास हथकड़ी थी जो मैंने दासा को लगवा दी और उसे और उसकी माँ और बीवी के साथ थाने को रवाना कर दिया। एक आदमी से कहा कि वो शफात की गुफ्त को जाए और तीनों चेलों और कांस्टेबलों को थाने पहुंचने को कहे। मैं खुद किश्वरी के घर चला गया और उसके बाप से कहा कि वो किश्वरी के साथ थाने चले। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जब थाने पहुंचा तो दिन के 3 बज रहे थे। मैंने दासा को अलग, उसकी माँ को अलग और उसकी बीवी को अलग बिठा दिया। शफात के चेले पहुंच चुके थे। मैंने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाकर कहा कि बाहर एक आदमी दासा बैठा है, उसे अच्छी तरह पहचान लें। मैं उन्हें मौका के गवाहों के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। दासा को हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने थोड़ी देर बाद उसे हवालात में बंद करा दिया। मैं FIR और दीगर कागजात तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। मैं दासा और उसकी औरतों से आधी रात के बाद पूछ गुछ करना चाहता था। शाम के बाद मैं अपने घर चला गया। किश्वरी और उसके बाप के सोने का खाने का मैंने इंतज़ाम कर दिया था। रात 1:30 बजे के करीब मैं थाने में आया और दासा को हवालात से निकाल कर अपने कमरे में बिठा लिया। दासे, मैंने कहा, इकबाली बयान दे दे। तेरी माँ और बीवी ने रो रो कर बयान दे दिए हैं। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। उन दोनों औरतों के साथ तो मेरी बात ही नहीं हुई थी। मैंने दासा से कहा, यही पजामा और कुर्ता था ना जो तुमने कत्ल के वक्त पहना हुआ था? तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो। तुम्हें मालूम नहीं था कि बदमाशी कुछ और चीज़ है और कत्ल बड़ा ही मुख्तलिफ मामला है। तुमने इतनी सी भी एहतियात न की कि तुम्हारे गांव का एक ऐनी शाहिद वहाँ मौजूद था और तुमने गांव में आकर उसका मुंह बंद करने की न सोची। तुम मज़े से और दोपहर तक सोते ही रहे। ये भी सोच लो कि ऐनी शाहिद 3 और आदमी थे। वो मकतूल साधु के चेले हैं। ये गलत है। उसने नाड़ियों जैसी बात की। वो तीनों वहाँ नहीं थे। वो मौके के गवाह किस तरह हो सकते हैं? इतना कहकर वो चौंक पड़ा। उसका रंग बदल गया, लेकिन उसके मुंह से जो अल्फाज निकल गए थे वो वापस मुंह में नहीं जा सकते थे। मैंने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी।
वो तो बिल्कुल ही अनाड़ी था। ऐसे आदमी को हम फोका बदमाश कहा करते थे। मेरे जहन में कत्ल की ये वजह ये आई कि एक शख्स किश्वरी के पीछे पड़ा हुआ था, मगर किश्वरी शफात साधु की होकर रह गई थी। दासा ने शफात को रास्ते से हटा दिया। उसने किश्वरी को उधर आते देख लिया होगा। दासे, मैंने कहा, अपनी माँ और बीवी को इज़्ज़त और आबरू का ख्याल करो और बोल पड़ो। फिर देख मैं तुझे किस तरह निकालता हूँ। झूठ से और छुपाने से तुम फांसी से नहीं बच सकोगे। मैं मौके के झूठे गवाह अदालत में ले जाकर तुम्हें सजाए मौत दिला दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि तुम कातिल हो। सीधी बात करो और ज़िंदा रहो। वो सोच में पड़ गया, उसका सर झुक गया। मैं इंतज़ार करता रहा। 1.5 मिनट के बाद उसने शिकस्त के लहजे में कहा, शहर के 2 आदमियों को बुला दें, लाला गणेश चंद और सेठ बनारसी दास। मैं उनके सामने बयान दूंगा। उनके सामने क्यों, मैंने पूछा, और ये तो बता कि तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था। मेरा जवाब सुनकर उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, माफ़ी मांगी और चला गया। मैं दासा के पास आया, उससे पूछा कि लाला गणेश चंद और सेठ बनारसी दास को क्यों बुलाना चाहता है। हम दोनों से साधु को उन्हीं ने कत्ल करवाया है। दासा ने कहा, कहते थे कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, पकड़े गए तो तुम्हें छुड़ा लेंगे। दासा का बयान बड़ा लंबा था। मैं आपकी दिलचस्पी की बात सुना देता हूँ। लाला गणेश और सेठ बनारसी दास कस्बे के दौलतमंद ताजर थे और वो वहाँ के लीडर थे। यही 2 हिंदू पहली बार अपने साधु की गिरफ्तारी पर मेरे पास आए थे और दूसरी बार मुझसे पूछने आए थे कि ये साधु मुसलमान तो नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि उनके अपने मुखबर हैं जो पता चला लेंगे कि ये साधु शफात जाली है या असली। उन्होंने किसी तरह मालूम कर लिया कि ये साधु जाली है और मुसलमान है। ये पता प्रीतू ने चलाया था। लाले और सेठ ने उसे कहा कि उस साधु को कत्ल कर दो और 500 रुपया नकद वसूल करो। प्रीतू ने 500 रुपया ले लिया। दासा उसका दोस्त था। प्रीतू दासा के गाँव गया और उसे 250 रुपया देकर शफात के कत्ल पर आमादा कर लिया। दोनों ने कत्ल की रात मुकर्रर कर ली। प्रीतू ने कहा कि छुरी चाकू इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि खून के छींटे कपड़ों पर पड़ जाते हैं। उसने यही तरीका बेहतर समझा कि वह घर गज भर रस्सी साथ ले गया। दासे को उसने बताया था कि साधु सोया हुआ मिला तो हाथों से उसका गला घोंट देंगे, अगर जागता मिला तो उसके मुक्ताद बांध कर बैठ जाएंगे और मौका देखकर रस्सी गले में डालकर उसे मार डालेंगे। उन्होंने शफात के चेलों को संभालने का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद यही थी कि वो सोए हुए होंगे। प्रीतू दिन के वक्त 3 बार शफात के पास गया और अकीदत का इजहार किया था। उसने मालूम कर लिया था कि साधु किस जगह सोता है। दोनों शफात को कत्ल करने गए। शफात जागता मिल गया और उसके पास किश्वरी बैठी हुई थी। दासा बहुत खुश हुआ कि एक टिकट में 2 मज़े लेंगे, लेकिन शफात ने खंजर निकाल लिया। हमें मालूम नहीं था कि इस शख्स खंजर चलाने में इतना तेज़ है। दासा ने अपना बयान देते हुए कहा, वो इतनी तेज़ी से खंजर को घुमाने लगा कि हम घबरा कर पीछे हटे और गुफ्त से निकल आए। वो हमारे पीछे आया। प्रीतू ने कहा, पकड़ो इसे और इसी खंजर से ख़त्म करो। हुआ ये कि साधु ठोकर खाकर गिर पड़ा। इन दोनों ने इसे उठने ना दिया। उससे खंजर छीन कर 2 वार किए। शफात उठा तो प्रीतू ने आखिरी वार उसके पेट में किया और खंजर वहीं छोड़कर दोनों भाग आए। दासा ने बताया कि वो और प्रीतू नशे में थे। नशे के अलावा लाला गणेश और सेठ बनारसी दास ने उन्हें यकीन दिला रखा था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें बरी करा लिया जाएगा। ये दूसरा नशा था जो दोनों कातलों पर तारी रहा। यही वजह थी कि दासा बड़े मज़े से घर में सो रहा था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ जो दासा और प्रीतू को मालूम नहीं थी। शफात ने देखकर खंजर जो चलाया था वो इसलिए नहीं चलाया था कि ये 2 आदमी उसे कत्ल करने आए हैं। मैं ये राय इसलिए यकीन से दे रहा हूँ कि मुझे शफात की जहनी हालत मालूम थी। किश्वरी ने मुझे बताया था कि साधु ने खंजर घुमाते हुए कहा था कि तुम इंसानों के रूप में आए हो। वो ने जिन भूत समझ रहा था। उस पर वो दौरा पड़ गया था जिसे आप काले जादू का उल्टा असर कह सकते हैं, ज़मीर का रद्द अमल कह सकते हैं और उसे आप शकूरी की आहों का और अल्लाह के कलाम का असर भी कह सकते हैं। सुबह तक दासा का बयान ख़त्म नहीं हुआ था। मैं जीरा भी करता जा रहा था। मुझे तो ज़रा सी तफसील की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे मुकदमा कायम करना था। ये इतला मुझे 2 घंटों पहले मिल गई थी कि प्रीतू को घर से गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। दासा से फ़ारग होकर मैंने प्रीतू को हवालात से निकलवा कर अपने पास बिठाया और उसे कहा कि दासा बयान दे चुका है, तुम बयान नहीं दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, मौका के गवाह मौजूद हैं और तुम्हारे साथी का इकबाली बयान भी मिल गया है। मैं तुम्हें सज़ाए मौत दिलाऊंगा। अगर बयान दे दोगे तो तुम्हें मरने से बचा लूँगा और हो सकता है तुम अपील में बरी हो जाओ। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि इकबाली बयान नहीं दोगे तो यहाँ तुम्हारी हालत ज़िंदा लाश जैसी कर दूँगा। प्रीतू भी कच्चा आदमी निकला। वो पहली बार पकड़ा गया था। पुलिस के साथ उसका वास्ता कभी नहीं पड़ा था। थोड़ी सी पशोपेश के बाद वो मान गया।
اور اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ یہ داسا کے بیان کی تائید تھی، بہت ہی معمولی سا فرق تھا۔ پریتو کا بیان شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک کام کیا۔ میں ممتاز کے قتل کی بھی تفتیش کے ساتھ ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ممتاز کے گاؤں بھیجا کہ وہ ممتاز کی ماں اور دونوں بھائیوں کو ساتھ لے آئے۔ میں پریتو کا بیان لینے گیا تو اس نے بیان کے دوران 3-4 مرتبہ کہا، آپ بیان لے لیں، میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، لالا اور سیٹھ ہمیں چھڑا لیں گے، میں آپ کا حکم مان رہا ہوں، آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بری ہو جائے اور یہ بھی کہا کہ میں مقدمہ بڑا ڈھیلا بناؤں گا، تم بری ہو جاؤ گے، تم نے کسی بے گناہ آدمی کو قتل نہیں کیا۔ پریتو داسا کی طرح کم عقل آدمی تھا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا۔ اس دوران مجھے اطلاع ملی کہ ممتاز کی ماں، باپ اور بھائی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں باہر زمین پر بٹھا دو۔ سورج غروب ہونے تک وہ باہر زمین پر بیٹھے رہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ انہیں کہو کہ چلے جائیں اور انہیں میرے پاس نہ آنے دینا۔ پریتو کا بیان ہو چکا تھا اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ کشوری اور اس کے باپ کو میں نے خوب کھلایا پلایا تھا۔ کشوری کو میں نے کچھ باتیں بتائیں اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ کشوری پر کوئی شک نہ کرے، یہ بیچاری بیوہ ہے، اپنے من کی شانتی کے لیے سادھو کے ہاں چلی گئی تھی، مگر وہاں کوئی اور ہی واقعہ ہو گیا۔ باپ خوش ہو گیا کہ اس کی بیٹی پر کوئی الزام نہیں۔ میں دراصل کشوری کو خوش کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے میں نے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ دونوں کو میں نے گاؤں بھیج دیا۔ شفاعت کے قتل کے جرم میں لالا گنیش چند اور سیٹھ بنارسی داس بھی شامل تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ کسی کے زبانی کہہ دینے سے کہ یہ قتل فلاں کے کہنے پر کیا گیا، اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ دونوں سرکردہ ہندو میرے پاس آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ رشوت پیش کریں کہ داسا اور پریتو کو چھوڑ دوں، لیکن وہ نہ آئے۔ میں نے دوسرے دن صبح صبح ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ ممتاز کی ماں وغیرہ کو ساتھ لے آئے۔ میں انہیں پریشان کر رہا تھا۔ ایس آئی سے کہا کہ وہ داسا اور پریتو کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر ان کے اقبالی بیان قلم بند کرا لے۔ اس کے بعد دونوں ملزموں کو جیل کی حوالات میں چلے جانا تھا۔ ممتاز کی ماں اپنے بیٹوں اور خامد کے ساتھ آئی تو میں نے انہیں باہر بٹھا دیا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ممتاز کا گاؤں دوسرے تھانے میں تھا۔ اس کے انچارج سب انسپیکٹر معین الدین نے کہا تھا کہ وہ مجھے بہت اچھے مخبر دے گا۔ اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس کے 2 مخبروں نے ممتاز اور کے خاندان کے متعلق بڑے کام کی باتیں بتائی تھیں، جس سے ممتاز کے بھائیوں پر میرا شک پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان کی ماں کو بار بار تھانے بلا کر دراصل میں اس کے بھائیوں کو پریشان کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی لیکن میں نے ان لوگوں کو گاؤں چلے جانے کی اجازت نہ دی۔ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، میں اپنے گھر جانے لگا تو ممتاز کا بڑا بھائی میرے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا کہ انہیں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ میں نے کہا کہ وہ مشتبہ ہیں، میں انہیں جب تک چاہوں گا تھانے میں رکھوں گا۔ میں گھر سے واپس آیا تو ممتاز کی ماں کو بلایا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ پاؤں پر کھڑی رہنے کے قابل نہیں تھی۔ تم جس سادھو کے پاس جایا کرتی تھی وہ قتل ہو گیا ہے، میں نے اسے کہا، اور شک تمہارے بیٹوں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسی بے ہوش ہو جائے گی۔ جس روز تمہارے بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ منور کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا، اس روز وہ منور کو بھی قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا تمہارے بیٹے پھانسی کے تختے پر کھڑے ہیں، انہیں بچاؤ۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایسی باتوں سے ایک ماں کی جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اس سے زیادہ بری حالت اس ماں کی ہوگی۔ اس نے پہلے میری ٹھوڑی پکڑ لی، پھر فرش پر بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر کہنے لگی کہ میرے بیٹوں کی جگہ مجھے پھانسی دے دو، میں اپنی زمینیں بیچ کر ساری رقم آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ میں اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالتا چلا گیا۔ اسے اس کا بھی اچھا خاصا دھچکا لگا تھا کہ میں نے اس کے اور منور کے تعلقات کا ذکر کر دیا تھا۔ وہ میرے آگے بچتی چلی گئی۔ میں سادھو کے قتل میں تمہارے بیٹوں کو نہیں پکڑوں گا، میں نے کہا۔ میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ کسی اور جرم میں تمہارے بیٹوں کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن ممتاز کے قتل کے متعلق مجھے صحیح بات معلوم ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہارے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی بہن کو انہوں نے قتل کیا ہے، انہیں کہو مجھے بتا دیں، میں انہیں بچا سکتا ہوں۔ لاش کی شناخت نہیں ہوئی، میرے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ لاش تمہاری بیٹی کی تھی۔ میں نے اس عورت کو 1 گھنٹہ چکر دیے، ایک سے ایک دلکش فریب دیا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ وہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو کس طرح قتل کیا ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو میں انہیں گرفتار کر لوں گا، انہیں ایسے طریقوں سے منوا لوں گا کہ تم اپنے بیٹوں کو پہچان نہیں سکو گی۔ پھر وہ سیدھے پھانسی کے تختے پر یا عمر قید کے لیے کالا پانی چلے جائیں گے۔ خود بتا دیں گے تو میں انہیں صاف بچا لوں گا۔ کیا لیں گے آپ؟ جو تم لوگ دو گے میں لے لوں گا جب تمہارے بیٹوں کو چھوڑوں گا۔ میں نے کہا لوں گا۔ اس وقت دیہاتی عورت جال میں آ گئی۔
मुझे उन्होंने 3-4 रोज़ गुजरे बताया है कि उन्होंने मुमताज़ को कत्ल कर दिया था, उसने कहा, और वो लाश अपनी घोड़ी पर डालकर वहाँ दबाए थे जहाँ से मिली थी। मैंने उस औरत को तसल्ली दिलासा देकर बाहर भेज दिया और उसके बड़े बेटे को बुलाया। मैंने उसे बुलाने में दानिस्ता कुछ वक्त लगाया था ताकि माँ उसे अच्छी तरह बता दे कि उसने मुझे राज दे दिए है और सौदा तय हो गया है। माँ ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया, हम आपकी झोली भर देंगे, मैं तुम्हारी खाल नहीं उतारूंगा। मैंने कहा, जायज़ रकम लूँगा और तुम्हारा काम कर दूँगा। उसने बताया कि जिस रात उसकी माँ और उसका बाप दूसरे गांव गए हुए थे, उन्होंने मुमताज़ से कहा कि वो अपना दिमाग दुरुस्त कर ले। मुमताज़ ने उन्हें कोई जवाब न दिया, वो सो गए। छोटे भाई की वैसे ही आंख खुल गई। उसने देखा कि मुमताज़ बिस्तर पर नहीं थी। उसने बड़े भाई को जगाया। बड़ा भाई बाहर निकला। मुमताज़ आ रही थी। बड़े भाई ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रही है। मुमताज़ ने कहा कि दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर निकल गई। बड़े भाई ने उसे गाली दी। मुमताज़ ने एक की बजाय 2 गालियाँ दीं। छोटा भाई भी बाहर निकल आया। उसने मुमताज़ को बड़ी बेहुदा बात कह दी। मुमताज़ ने उसे इससे भी ज़्यादा बेहुदा बात कह दी। दोनों उसे पकड़ कर अंदर ले गए। बड़े भाई ने पीछे से उसका गला हाथों में दबा लिया। वो मर गई तो उन्होंने लाश घोड़ी पर डाली और दूर जाकर दबा आए। उन्होंने घड़ा कुदाल से खोदा था। छोटे भाई को बुलाया तो बड़े भाई के कहने पर उसने भी इकबाले जुर्म कर लिया। आधी रात गुजर गई थी। मैंने उनके माँ बाप से कहा कि वो गांव चले जाएं, उनके बेटे सुबह आ जाएंगे। वो चले गए और मैंने दोनों भाइयों को हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन उनका इकबाली बयान कलम बंद कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा तो दोनों ने बयान देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल की हवालात में भेज दिया। मैंने दोनों केस, साधु का कत्ल और मुमताज़ का कत्ल, इकट्ठे तैयार किए। दोनों केसों को साबित करना बड़ा मुश्किल था। मुमताज़ के कत्ल में उसके दोनों भाइयों को मुजरिम साबित करना तो नामुमकिन नज़र आ रहा था। मैंने झूठे गवाहों से खाली खाने पुर किए। यह काम बड़ा ही नाजुक और मुहाल था, लेकिन मैंने कर लिया। अगर मैं सुनाने लगूं कि कैसे किया तो इसकी एक किताब बन जाएगी। सेशन कोर्ट ने मुमताज़ के दोनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा और दासा और प्रीतू को साधु के कत्ल में सज़ाए मौत दी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। सबकी अपीलें नामंजूर हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि लाला गणेश चंद और सेठ बनारसी दास ने साधु को कत्ल कराया था, लेकिन वो दासा और प्रीतू की मदद को न आए। उन्होंने हिंदू की जहनीत का भरपूर मुजाहरा किया।